हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग दूसरी यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने बात की थी शिक्षक की भूमिका पर। इसके अंतर्गत हमने समझा था कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है और वह किस तरीके से विद्यार्थी को सिखाता है, मतलब शिक्षार्थी की भूमिका भी समझा था हमने। एंड शिक्षक छात्र संबंध की किस तरीके की प्रकृति होनी चाहिए, आपस में कैसे संबंध होने चाहिए, इन सभी चीज़ों पर कल हमने बात की थी। इसके अलावा इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक हैं इसी यूनिट में, जैसे कि कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, अनुशासन, शक्ति आदि की समझ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके लिए निहितार्थ क्या होते हैं। इसके अलावा कक्षा निर्देश को डिजाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना, स्कूल में सीखने के लिए जगह बनाना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, यानी कि इनकी अगर हम बात करें तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हम बातें कर चुके हैं। जिसने भी स्टार्टिंग से मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। इसके अलावा कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए और छात्रों की गतिविधियों के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, मतलब उनको सिखाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं से उन्हें सिखाना चाहिए। किस तरीके से स्कूल में सीखने की जगह बनानी है, मतलब कैसा वातावरण होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कक्षा में सीखने के अनुकूल माहौल बनाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि कक्षा का वातावरण सुरक्षित और संगठित होना चाहिए ताकि विद्यार्थी खुद को सुरक्षित महसूस करें और उनमें आत्मविश्वास बना रहे, वह सक्रिय रूप से उपस्थित भी रहें। तो कहने का मतलब ऐसे है कि कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए ताकि जो छात्र जब वहाँ पर जाएं कुछ सीखने के लिए तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षित के साथ साथ मतलब ऐसा वातावरण हो कि उनके अंदर आत्मविश्वास भी बना रहे, वह सक्रिय बने रहें। तो हमें वातावरण इस तरीके का रखना है कि बच्चों में आत्मविश्वास की कमी भी ना हो और वह सक्रिय रूप से सीख सकें। इसके अलावा कक्षा का वातावरण ऐसा हो जहाँ छात्र सक्रिय रूप से उपस्थित रहें। इसके अलावा असामान्य व्यवहार से बचना है, यानी कि बच्चों के साथ असामान्य व्यवहार नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। साथ ही तनाव या अवसाद के संकेतों के बारे में भी सतर्क और सचेत रहना है और उनका उचित समाधान करने के लिए रणनीति भी विकसित करनी चाहिए। मतलब कहने से मतलब ऐसे है कि बच्चों के साथ पहले तो हमें असामान्य व्यवहार यानी कि भेदभाव नहीं करना है। इसके अलावा उनके बीच किसी भी प्रकार का तनाव या अवसाद उत्पन्न नहीं होने देना है, यानी कि बच्चों के भी अंदर यदि तनाव उत्पन्न होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो भी उनका सीखना प्रभावित होता है। तो हमें कक्षा का वातावरण तनाव मुक्त बनाना है, यानी कि बच्चे तनाव में ना रहें कभी भी। इसके अलावा उनका उचित समाधान करने के लिए बेहतर रणनीतियाँ भी बनानी है कि किस तरीके से हमें बच्चों का तनाव दूर करना है या फिर जो कक्षा का वातावरण है वो अच्छा बनाना है ताकि बच्चा सक्रिय रूप से तनाव मुक्त या निडर होकर के चीज़ों को सीख सके। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है और सभी के पास अपनी विशिष्ट योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। इस विश्वास के साथ शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को शैक्षणिक के साथ साथ व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो छात्र होते हैं तो सभी छात्र सक्षम होते हैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, मतलब उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी भिन्नताओं के साथ साथ उनकी अपनी अपनी कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। तो एक शिक्षक को ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि कोई भी छात्र जो मतलब कम सीख पा रहा है, देरी से सीख पा रहा है, तो उसके लिए ऐसा नहीं सोचना है कि वह सीख नहीं सकता या वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। वह भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, उसे भी बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है, वह भी बेहतर ढंग से सीख सकता है। तो इसके लिए एक शिक्षक को मतलब विद्यार्थियों के साथ शैक्षणिक के साथ साथ उनका व्यक्तिगत भी विकास करना है, मतलब उनके व्यक्तित्व को भी विकसित करना है, उनका सामाजिक विकास भी करना है और उनके व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई कि एक छात्र मतलब एक जो शिक्षक है वो छात्रों को किस तरीके से प्रेरित कर सकता है, कैसे प्रोत्साहित कर सकता है और जो कक्षा का वातावरण है उसको किस तरीके से वह अच्छा रख सकता है। यानी कि वातावरण जब अच्छा होगा, तनाव मुक्त होगा, भय मुक्त होगा, तभी एक छात्र अच्छे से सीखेगा। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देता है
विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है, अनुपस्थित छात्रों को सब कुछ समझाता है, इसके अलावा समय के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करता है। तो एक प्रभावी शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो प्रभावी जो शिक्षक होगा वो छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देगा, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव भी प्रदान करवाएगा, अनुपस्थित छात्रों को भी सब कुछ समझाएगा, यानी कि जब वो आएंगे तो उन्हें सारी चीज़ें फिर से बता देगा। इसके अलावा समय के भीतर पाठ्यक्रम को भी पूरा करेगा। लेकिन इसमें जो हमें आंसर बताना है, तो सबसे जो बेहतर आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर। क्योंकि विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव जब वह प्रदान करवाएगा एक शिक्षक छात्रों को, तो कई प्रकार के अधिगम अनुभव के अंदर जब वह भिन्न भिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव छात्रों को प्रदान करवा रहा है, तो उसके अंदर वह छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति भी देगा, यानी कि ये भी एक प्रकार का अनुभव है। और ये सारी चीज़ें तो वह करेगा ही, यानी कि छात्रों को सब कुछ बताएगा, पाठ्यक्रम भी पूरा करेगा। तो जो हमारा ऑप्शन है सबसे बेहतर वो रहेगा सेकेंड नंबर, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता के रूप में शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता है? आत्मविश्वास, दूसरों को प्रेरित करना, सृजनात्मक और अभिनव, गैर जिम्मेदार। तो गैर जिम्मेदार तो ये नेता की भूमिका नहीं होती है, मतलब ये नेता का गुण नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है कि नेता के रूप में शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता पूछी गई है। तो एक नेता के अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए, दूसरों को प्रेरित करने का गुण भी होना चाहिए, साथ ही सृजनात्मक और अभिनव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे जो आवश्यक गुण रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये वाला पूछा गया है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर सृजनात्मकता होनी चाहिए और अभिनव होनी चाहिए। अभिनव से मतलब होता है इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कि वह नई नई चीज़ों को नए नए तरीके से या नई नई विचारों को प्रस्तुत कर सकता हो। तो जब एक शिक्षक के अंदर सृजनात्मकता और अभिनव ये वाला गुण पाया जाएगा, तो उसके अंदर आत्मविश्वास भी विकसित होगा। अभिनव से मतलब होता है नई नई चीज़ों को विकसित करना, नए नए तरीक़ों से बताना। तो जब ये सारी चीज़ें रहेंगी एक नेता के अंदर, तो आत्मविश्वास भी होगा और वह दूसरों को प्रेरित भी करेगा। तो जो हमारा सबसे सटीक आंसर होगा वो तीसरा वाला हो जाएगा, यानी कि सृजनात्मक और अभिनव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की गुणवत्ता को के माध्यम से पहचाना जा सकता है। मतलब यहाँ पर खाली स्थान है, तो शिक्षक की गुणवत्ता को किसके माध्यम से पहचाना जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक के ज्ञान और योग्यता से, अधिगम के परिणाम और छात्रों की उपलब्धि से, छात्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि से, या फिर कक्षा की गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी से। तो यहाँ पर पूछा गया है शिक्षक की गुणवत्ता। तो शिक्षक की गुणवत्ता, शिक्षक के ज्ञान और योग्यता, और जो सबसे सटीक आंसर रहेगा वो ऑप्शन रहेगा हमारा दूसरा वाला, कि अधिगम के परिणाम और छात्रों की उपलब्धि से। यानी कि शिक्षक के अंदर कितनी गुणवत्ता है वह तभी हमें पता चलेगी कि जब उसने छात्रों को जो कुछ भी सिखाया है उसका परिणाम कैसा आ रहा है, या छात्रों ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। यानी कि यदि वह छात्रों को कुछ सिखा पाता है या जो कुछ भी उसने सिखाया है उसके परिणाम कैसे हैं, इसी से हमें शिक्षक की गुणवत्ता का पता चलेगा। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को, फिर यहाँ पर खाली स्थान है, की पहचान करनी चाहिए और उसके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि एक शिक्षक को किस चीज़ की पहचान करनी है कक्षा में, और फिर उसी के हिसाब से शिक्षा देनी है। तो छात्रों की आर्थिक स्थिति, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता, माता पिता की आर्थिक स्थिति, या फिर माता पिता के बीच व्यक्तिगत भिन्नता। तो यहाँ पर हमें माता पिता की आर्थिक स्थिति या उनकी व्यक्तिगत भिन्नता से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा छात्रों की आर्थिक स्थिति को भी हमें नहीं देखना है, क्योंकि छात्र की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो हमें उसे सिखाना ही है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा सेकेंड नंबर, यानी कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानना है। और जब हम व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानेंगे और उसके बाद ही छात्रों को शिक्षा उपलब्ध करवानी है, क्योंकि छात्रों के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं तो छात्र अलग अलग तरीके से सीखते हैं। यानी कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना है, और पहचानने के बाद उन्हें उनकी आवश्यकताओं ज़रूरतों के हिसाब से उसे शिक्षा देनी है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है छात्रों के बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाना, छात्रों के शारीरिक स्तर में सुधार करना, सर्वांगीण विकास में मदद करना, या फिर छात्रों में मूल्य प्रणाली को आत्मसात करना।
तो एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य होता है कि वह छात्र का सर्वांगीण विकास करें, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक अनिवार्य गुण क्या है? पढ़ाने में सच्ची रुचि, भाषा प्रवाह, मजबूत विषय ज्ञान, अच्छी प्रस्तुति। तो यहाँ पर भी एक अनिवार्य गुण पूछा गया है। तो एक शिक्षक के अंदर मतलब एक शिक्षक जो है वो अच्छी प्रस्तुति करने वाला भी होना चाहिए और विषय का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा भाषा प्रवाह भी और पढ़ाने में सच्ची रुचि भी होनी चाहिए। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनिवार्य गुण क्या होगा ये हमें बताना है। तो एक शिक्षक के अंदर सबसे अनिवार्य गुण पढ़ाने में सच्ची रुचि होनी चाहिए, क्योंकि जब उसके अंदर पढ़ाने के प्रति सच्ची रुचि होगी, यदि वह रुचि रखता है मतलब पढ़ाने के प्रति सच में वह सिखाना चाहता है, उसकी रुचि है, तो उसका भाषा प्रवाह भी अच्छा होगा। क्योंकि वह पढ़ाने का इच्छुक है तो वह अपने मतलब विषय में ज्ञान भी अर्जित करेगा, यानी कि वह बिना सीखे तो नहीं सिखाएगा। या जब वह सिखाने का इच्छुक है, सिखाने की इच्छा रखता है, तो वह विषय से संबंधित ज्ञान को भी अर्जित करेगा, यानी कि उसका जो विषय का ज्ञान है वो भी मजबूत होगा। इसके अलावा जब वह सिखाने का इच्छुक है, सिखाने की इच्छा रखता है, तो वह उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत भी करेगा। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, यानी कि पढ़ाने में सच्ची रुचि होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो नए शिक्षक की सफलता के लिए अंतर्निहित है? ऑप्शंस हैं, उनका व्यक्तित्व और कक्षा से संबंध रखने की क्षमता, जीवन पर उनका मनोभाव और दृष्टिकोण, उनकी विद्वता और बौद्धिक क्षमता, उनकी मौखिक विशेषता और संगठनात्मक क्षमता। तो एक शिक्षक के अंदर ये सारे ही गुण होने चाहिए। बट यहाँ पर पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो महत्वपूर्ण कारक के लिए हमें ध्यान में रखना है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है और कक्षा से संबंध रखने की क्षमता, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि एक शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है यही उसका मनोभाव और दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, यानी कि व्यक्तित्व के अंदर ही मनोभाव और दृष्टिकोण सम्मिलित रहेगा। उसकी जो विद्वता है, बौद्धिक क्षमता है, ये भी व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आती है। और जो भी उनकी मौखिक विशेषता या संगठनात्मक क्षमता है, ये सारी उसके व्यक्तित्व के अंदर ही आएगी। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय है समाज के प्रति सेवा भाव, बच्चों के विकास में योगदान की भावना, एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता का भाव, बच्चों के साथ परस्पर प्रेम भाव। तो यहाँ पर पढ़ाने में जो सर्वाधिक संतोष का विषय है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि बच्चों के विकास में योगदान की भावना रखना, यानी बच्चों का विकास करना एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि शिक्षक प्रतिष्ठित भी है तब भी यदि वह बच्चों का विकास नहीं करता है या बच्चों के विकास में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दे पाता है तो उसकी प्रतिष्ठा बेकार है, क्षमता भी बेकार है। तो यदि वह बच्चों का विकास करता है, बच्चों के विकास के लिए योगदान देता है, तो वह प्रतिष्ठित तो हो ही जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के टीएल मॉडल का तात्पर्य है शिक्षण का उद्देश्य सीखना है, शिक्षण सीखने का कारण बनता है, शिक्षण और सीखना अभिन्न रूप से संबंधित कार्य हैं, इसके अलावा शिक्षण और सीखना स्वतंत्र चर हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे सही आंसर है, टीएल मॉडल का तात्पर्य होता है कि शिक्षण और सीखना अभिन्न रूप से संबंधित कार्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य किसका अवसर प्रदान करना है। मतलब प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य किसका अवसर प्रदान करना है। अनुशासित कवायद के परिणाम स्वरूप संगठित विचारों का प्रचार करना, महत्वपूर्ण और रचनात्मक प्रतिबिंब के लिए अग्रणी और साझा करना, इसके अलावा विचारों को जोड़ना जो समान और भिन्न हैं, दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए विश्वास और मूल्यों की स्थापना करना। तो प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण के लिए सबसे जो बेहतर रहेगा वो रहेगा हमारा महत्वपूर्ण और रचनात्मक प्रतिबिंब के लिए अग्रणी और साझा करना, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या जो कुछ भी रचनात्मक कार्य हैं उनके लिए अग्रणी रहना और छात्रों के बीच में आपस में उन चीज़ों को साझा करना। तो जब एक शिक्षक ऐसा करता है तो वह संगठित विचारों का भी प्रचार करता है और विचारों को जोड़ने का भी कार्य होता है। इसके अलावा उनके
मतलब उनका जो दृष्टिकोण है, ये सारी चीज़ें उनमें भी विकसित होती हैं। तो ऑप्शन हमारा जो सबसे बेहतर रहेगा वो सेकेंड नंबर ही रहेगा, यानी कि सेकेंड नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो शिक्षण की वैकल्पिक विधियाँ, यानी कि इससे भी रिलेटेड एक टॉपिक है सेकेंड यूनिट में, तो उस पर हम बात करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।